हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज के क्वेश्चंस थोड़े अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं, यानी कि आज का क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ द मॉडल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का जो मॉडल है उसमें से इनमें से कौन सी अजम्पशन है। फर्स्ट है प्रोडक्ट होमोजीनियटी, सेकेंड नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, थर्ड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट होमोजीनियटी भी होती है, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है और परफेक्ट मोबिलिटी भी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन एट शॉर्ट रन द फर्म इज अ प्राइस डैश एंड कैन सेल डैश अमाउंट आउटपुट एट द गोइंग मार्केट प्राइस। यानी कि इन परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन की बात करें तो फर्म का जो प्राइस होता है वो किस तरह का होगा और वो किस तरह से सेल करेगा किसी भी आउटपुट को गोइंग मार्केट प्राइस पर। तो ऑप्शंस है टेकर एनी, टेकर अ डेफिनेट, मेकर एनी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है टेकर एनी। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर फर्म का जो प्राइस होता है वो टेकर होता है फर्म, एंड और वो जो सेल करता है वो एनी अमाउंट पे अपने आउटपुट को गोइंग मार्केट प्राइस के बेसिस पर उसको सेल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक प्लांट एंड द डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनी प्लांट साइज डिपेंड एंटायरली ऑन दी। यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक प्लांट का जो साइज है और जो प्लांट का साइज गिवन है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए, तो वो किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है फैक्टर प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड, मार्केट डिमांड, या फिर मार्केट सप्लाई। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है मार्केट डिमांड। ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट डिमांड के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोपोली इक्विलिब्रियम कैन बी रीच्ड व्हेन। यानी मोनोपोली इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ रीच करता है, जब मार्जिनल कॉस्टिंग राइजिंग हो, या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग रिमेनिंग कांस्टेंट हो, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलिंग हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, ऑल ऑफ द अबव। जो भी मोनोपोली इक्विलिब्रियम है वो रीच करेगा, या मोनोपोली कॉस्ट अगर राइज होगी, कांस्टेंट होगी, या फिर फॉल होगी, वो तीनों पे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इफ अ कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस देन द डिमांड फॉर इट इज नोन एज। यानी कि अगर कोई कमोडिटी है जो मल्टीपर्पस के लिए यूज की जाती है तो वहां पर उसकी डिमांड क्या कही जाएगी। ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, या ऑटोनोमस डिमांड। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर की कोई भी स्टडी कब रेलिवेंट होगी, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, जो कि है ऑल ऑफ दीज। जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो रेलिवेंट होती है इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, तीनों में वो रेलिवेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड हैज द फॉलोइंग एलिमेंट। यानी डिमांड के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, जो कि है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स डैश देन द फॉल इन एवरेज रेवेन्यू। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिन जो रेवेन्यू है वो फॉल होता है, किस रेट पे फॉल होगा, जब एवरेज रेवेन्यू हमारा फॉल होगा। हाफ द रेट हो जाएगा, ट्वाइस द रेट, सेम रेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो ट्वाइस द रेट जो है वो फॉल करेगा। नेक्स्ट है, इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू। यानी कि लॉन्ग रन में अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पे जो प्राइस ऑफ फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जिसको एमआरपी भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट जिसे एआरपी बोलते हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है बोथ ए एंड बी, जिसको हम एमआरपी और एआरपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद। यानी कि जो
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो सब्सटीट्यूशन का जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल का, वो किससे एसोसिएट करता है, यानी किसने दिया था, मार्शल ने, हिक्स ने, स्लट्सकी ने या फिर कीन्स ने। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 हिक्स। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का जो लॉ है वो एसोसिएट करता है हिक्स से। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या क्या कंसिस्ट नहीं होता है। फर्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, सेकेंड है प्रॉब्लम ऑफ ओवरगेजिंग एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, थर्ड फ्लड, या फिर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो बताइए फ्रेंड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या चीज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है वो भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following is not the main objective of fiscal policy of India? यानी कि जो फिजिकल पॉलिसी है इंडिया की उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। फर्स्ट है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, सेकंड टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, थर्ड है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, एंड फोर्थ है टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स जो फिजिकल पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका ऑब्जेक्टिव किसी भी इकोनॉमी की लिक्विडिटी को इंक्रीज करना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स, यानी कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। फर्स्ट है रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज फ्रॉम 7 to 8, सेकेंड ऑप्शन है लिबरेटिंग द इंडस्ट्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, थर्ड ऑप्शन है ओपनिंग अप इकोनॉमी टू द वर्ल्ड बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, एंड लास्ट है हमारा फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लिबरलाइजेशन के अंदर होता है कि इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया जाता है जिससे कि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है वो हो जाए और साथ ही साथ जो हर कंट्री किसी भी कंट्री से आगे अपना ट्रेड कर पाए। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ यही है कि इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया जाता है, यानी जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं वो सब हटा दिए गए थे इसमें। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो टर्म यूज किया गया है उससे कौन सी चीज को रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। फर्स्ट है फॉरेन ट्रेड, सेकेंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड फिफ्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी जो कि है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि जो फिक्स असेट्स के ऊपर जो लोन के इंटरेस्ट होती है वो किस तरह का एक्सपेंडिचर को कंसिडर किया जाता है उसको। फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल लॉस। तो बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि फ्रेंड्स फिक्स असेट जो होता है वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट करता है। तो उसके ऊपर अगर कोई भी लोन लिया गया है और उस पर कोई इंटरेस्ट है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि जो डुअल एस्पेक्ट है कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट का फ्रेंड्स मतलब यहाँ पर ये है कि एवरी डेबिट हैज क्रेडिट, यानी कि हर डेबिट का एक क्रेडिट साइड होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेबिट साइड हो किसी भी ट्रांजेक्शन की या फिर सिर्फ क्रेडिट साइड हो, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी डेबिट साइड भी होगी और क्रेडिट साइड भी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही डुअल कॉन्सेप्ट है, उसमें बताया गया है कि कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी। रेवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंसेस, कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू असेट्स प्लस एक्सपेंसेस, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स, या फिर कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू ओनर्स कैपिटल। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो कि है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स। ये डुअल एस्पेक्ट का अकाउंटिंग इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम फर्म इज नोन एज, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कंपैरिजन किया जाता है करंट ईयर से और उसको कंपेयर किया जाता है जो भी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ट्रेड एनालिसिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। उसको हम ट्रेड एनालिसिस भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, और वर्टिकल या फिर हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ लेस वैल्यूड एग्जेम्पशंस ऑफ, यानी कि मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस किस एग्जेम्पशन पे बेस्ड है? फर्स्ट है कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, सेकंड है गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, थर्ड है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, या फिर फोर्थ है एडिबिलिटी ऑफ द यूटिलिटी। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी का जो एनालिसिस है वो एक्सेप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स विल जनरली फॉलो, यानी कि कोई भी फर्म है जो कि लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस एंड सेल करती है तो वो किसे फॉलो करेगी? फर्स्ट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सेकंड मार्जिनल प्राइसिंग, थर्ड स्कीमिंग प्राइसिंग, या फोर्थ प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a set of data can be distinguished from other set of data by means of, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा कोई भी सेट ऑफ डेटा जो कि किसी अदर सेट ऑफ डेटा से डिफाइन किया गया है तो वो क्या कहलाता है? सेंट्रल वैल्यू एंड डिस्पर्सन, सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्सन स्क्यूनेस या क्यूटोसिस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जब भी किसी भी सेट ऑफ डेटा को डिस्टिंग्विश किया जाता है अदर सेट ऑफ डेटा से तो वो हमारी सेंट्रल वैल्यू हो सकती है, डिस्पर्जन हो सकती है, स्क्यूनेस हो सकती है, या फिर क्यूटेसिस हो सकती है। नेक्स्ट है, द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन रिसर्च हैज लेड टू, यानी कि किसी भी रिसर्च में कंप्यूटर को एडवेंट किया गया है तो वो बताता है टू लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन इन एनालिसिस, या फिर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद मार्जिनल इंक्रीज इन कॉस्ट, थर्ड है मायोपिक एक्सपोजर ऑफ स्टैटिक्स टू द रिसर्चर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद मार्जिनल इंक्रीज इन कॉस्ट, यानी कि किसी भी रिसर्च में कंप्यूटर के एडवेंट ये हमें डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमैटिक इंटरैक्टिव फोरकास्टिंग मेथड दैट रिलाइज ऑन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि ऐसा कोई सा भी सिस्टमैटिक इंटरैक्टिव फोरकास्टिंग मेथड जो कि रिलाई करता है पैनल ऑफ एक्सपर्ट पर, वो कहा जाता है पे ऑफ मैट्रिक्स, गेम थ्योरी, क्विंग थ्योरी, या फिर डेल्फी टेक्निक। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है डेल्फी टेक्निक। फ्रेंड्स अगर आप डेल्फी टेक्निक या फिर पे ऑफ मैट्रिक्स, गेम थ्योरी, इन पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं या फिर उसका आप डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर डिटेल भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अट्रैक्ट्स ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एज एन, तो क्लासिकल थ्योरी अट्रैक्ट करती है वो किसे ट्रीट करती है? ओपन सिस्टम को अट्रैक्ट करती है, क्लोज सिस्टम को बताती है, टेक्निकल सिस्टम, या फिर मैक्रो सिस्टम को? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, ये हमेशा क्लोज सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट होती है और ये क्लोज सिस्टम को ही बताती है। नेक्स्ट है, when the consumers favor those products which offer the most quality performance and innovative feature then इट इज कॉल्ड एस, यानी कि कोई भी कंज्यूमर जो फेवर करता है और क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स को हमेशा वो फेवर कर रहा है तो ये किस तरह का है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये सेल्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो फ्रेंड्स ये बेस्ड है हमारे सेल्स कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following is the most serious problem that might arise due to excessive reliance on internal recruitment, यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जब इंटरनल रिक्रूटमेंट में एक्सेसिव रिलायंस होता है तो वहाँ पे ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो जाती हैं। फर्स्ट, रिड्यूस जॉब परफॉर्मेंस, हाई लेवल टर्नओवर, लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर इंटरनल रेसिस्टेंस। तो किस तरह की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है? सॉरी, इसमें ये लिखा गया है कि होती है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें नॉट मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज हो जाती है जब इंटरनल रिक्रूटमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है तो।
तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।